हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग विज्ञान की तीसरी क्लास करते हैं और आज हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण। ठीक है, मैंने पहली दो क्लास में ठीक है प्रकाश से संबंधित प्रकाश का परावर्तन तथा समतल दर्पण को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या इस बैच का जो है प्ले लिस्ट भी बना है, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि आप सभी जो है वो पहले पहले की क्लास को जाके देखिए, ताकि आज की क्लास जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। अन्यथा बीच में क्लास ज्वाइन करने से आपको है ना वो अच्छे तरीका से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ सकता है। इसीलिए कभी भी क्लास के बीच में आप सभी को ज्वाइन नहीं होना है, आप लोग पहले पहले की क्लास जाके देखना है, जरूरी है। ठीक है जी। चलिए तो आज के टॉपिक में हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी। चलिए, और आप लोग अगर फ्री बैच में इनरोल नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका कोई भी फी नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है। सारे स्टडी मटेरियल आपको क्लास 10th का दिया जाएगा जी। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण आपका ठीक है, देखिए जैसे मैंने समतल दर्पण पढ़ा था तो समतल दर्पण में क्या था, उसका जो सरफेस होता था बिल्कुल बिल्कुल ही सपाट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका है। ठीक है, वो प्लेन था, यहाँ पे अंदर की झुका। कैसे जी, मान लो यहाँ पे आपको इस तरीका के दर्पण, ठीक है ना। अब ये दर्पण हुआ, देखो अभी जो है ना ये दर्पण नहीं, मान लो कि ये एक प्रकार का दर्पण है। ठीक है, लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल है या उत्तल है या समतल है। समतल तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लेन नहीं है। ठीक है, अब ये डिपेंड इस चीज पे करेगा कि अगर मान लो कि अंदर की भाग है ना, अगर अंदर की भाग परावर्तक सतह की तरह काम करेगा तब ये अवतल दर्पण होगा, लेकिन अगर बाहर की तरह काम करेगा तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर मान लो ये शीशा है तो इसको हम बाहर से क्या करना है, पेंट कर देते हैं। जैसे ही इसको पेंट कर देंगे ना तो अब इसका परावर्तक सतह कौन सा बन जाएगा, अंदर वाली भाग बन जाएगा। और हम आप लोग को बता चुके हैं इस बीच वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से होकर ऐसे मिलने वाली जो रेखा होती है जो सेंटर से गुजर जाती है, ठीक है, जिसे हम सी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी बातें मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता दिया है। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। यहाँ पे आपका बीच में जो है फोकस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। मान लो कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आएगा तो क्या होगा, ऐसे इस दर्पण पे परावर्तित होकर जो है फोकस से गुजर जाएगा। कोई ऐसा होगा है ना, सेंटर से गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, उसका उसे हम क्या कहते हैं जी, तो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप सभी के लिए परिभाषा, लेकिन किसी को भी नोट नहीं करना है। ठीक है, नोट करने में समय नहीं व्यर्थ करना है, आप सभी को सिर्फ समझना है यहाँ पे चीजों को, क्योंकि आप सभी को प्रिंटेबल फॉर्मेट में ठीक है कंप्लीट पीडीएफ नोट आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आगे देखिए, अब है अवतल दर्पण का गुण। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण है ना, इसका गुण देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, नहीं होता है। ठीक है ना, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि आपको याद रखना है इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है, तो सबसे पहला वास्तविक बनता है। ठीक है, यानी रियल बनता है। उसके बाद आभासी भी बनता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा जाता है कि सब बताओ कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसी आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। और याद रखना है उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ठीक है, ठीक है ना जी। देखिए जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो सीधा बनेगा, आपको पहले भी बताया गया था। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना तो याद रखिएगा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये सभी बातें आप सभी को याद रखिएगा। क्या आप सभी को याद हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आप सभी के नोट में अच्छे तरीका से लिखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे कि पीछे की क्लास में जब समतल दर्पण हमने पढ़ा था तो वहां पे बताया था कि काल्पनिक दर्पण, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको कहीं पे हम क्या करते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते, कहीं पे उतार नहीं सकते, किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब में होता क्या है, यहाँ पे वास्तव में यानी एक्चुअल में, रियल में प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम चाहे तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना,
चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अगला याद रखिएगा, इसे ही हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि अभिसारी दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताओ कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको लिखना है वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और याद रखिएगा, पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में ये कौन सा ऐसा दर्पण है, ठीक है ना, सॉरी, जिसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल भी रहेगा ऑप्शन में, समतल भी रहेगा ऑप्शन में, और आपको उत्तल भी रहेगा। तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण हो जाएगा जी, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, जिसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं, आखिर ये भी पॉइंट आता है कि आखिर क्यों कहते हैं हम अभिसारी दर्पण। देखिए, जब मैंने पहली क्लास में आप सभी को अभिसारी के बारे में बता दिया था कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए बोले थे कि आप सभी को पहले की क्लास जाके देखना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए फिर भी यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है कि मान लो, सॉरी, उत्तल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे पड़ेगा ना, ऐसे पड़ेगा ना, ये क्या करेगा, इसको एक ही बिंदु पे ऐसे मिला देगा, एक ही बिंदु पे आके ये रिफ्लेक्ट होके एक ही बिंदु पे, इस बिंदु पे मिला देगा। ठीक है, तो बताओ क्या हुआ, प्रकाश की किरण समांतर हो, कैसा भी हो, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे आके मीट करती है, इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग रेज कहते हैं, ठीक है जी, या कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं इन चीजों को, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं आप सभी को पता चला। चलिए, उसके बाद याद रखिएगा, अगली बात याद रखना है कि ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है मेरे दोस्त, वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होती है। मान लो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 है, तो 5 नहीं बोलेंगे, -5 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा जो ऋणात्मक होता है, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी इन चीजों के बारे में हम आगे अभी जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ भी है आपको कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है। यहाँ से भी आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण के उपयोग से। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में भी उपयोग किया जाता है। अच्छा, क्यों किया जाता है टॉर्च में उपयोग, बताओ, किसी को पता है कि टॉर्च में उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, जब हम टॉर्च को ऐसे बांटते हैं, मतलब जलाते हैं टॉर्च को, तो क्या होता है, इनमें से जो प्रकाश की किरण निकलता है, तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, क्या होता है, एक ही बिंदु पे, यानी ऐसे टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे किरण एक ही पॉइंट पे मीट करता रहता है ना, आप लोग देखे होंगे। ऐसा तो नहीं रहता कि ऐसे फैल जाता है जैसे एलईडी बल्ब की तरफ पूरे रूम में फैल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक ही बिंदु पे मीट करता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, प्रकाश की किरण से अंदर में जो एलईडी रहता है, वो एलईडी से निकलने वाली प्रकाश तो सभी दिशा में निकलेगी, है ना, उसको क्या कर देता है, कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पे मीट आउट करा देता है। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है टॉर्च में, याद रखिएगा। उसके बाद हेडलाइट में, अग्रदीप में, क्या आपने कभी मोटरसाइकिल रात में चलाया क्या, हाँ सभी ने चलाया होगा। क्या देखते हैं आप लोग, है ना, बताओ क्या देखते हैं, उसका जो उसके अंदर वाले भाग में जो एलईडी लगा रहता है, जो बल्ब लगा रहता है, अगर आपको उसे एलईडी को कभी आप खुले भाग में जला के देखना, होगा क्या, प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम मैंने बाइक में लगाया, तो बाइक में लगाने के बाद क्या होता है कि जब रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, सिर्फ इतना दूर, है ना, अगर मान लो कि गाड़ी का है इतना दूर ही रोड पे दिखाई देता है। जनरली तौर पे इतना ही दूर दिखाई देता रहता है, इतना दूर, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं दिखाई देता है। इतना ही दूर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरण उसकी हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण, और वो क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक ही पॉइंट पे मीट आउट करा देता है। ठीक है, ताकि देखने में हमें सुविधा हो, आसानजनक हो। मान लो कि प्रकाश की किरण बहुत सारे दिशा में फैल जाए, तो दिखाई तो देगा लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारे को मेंटेन करना है, और सारे को तो मेंटेन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम बाइक चला रहे हैं तो हमें सीधे चाहिए, सीधे वाली रास्ता पे, ठीक है ना, इसीलिए इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है अग्रदीप में, हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में। उसके बाद बताओ हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखिएगा ये वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है, ठीक है, लेकिन याद रखना है कि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे समतल दर्पण में मैंने देखा था, क्या हुआ था कि बराबर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का ही बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जो है जनरली
प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात भी आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात हम आगे की है ना टॉपिक में जानेंगे, अभी जस्ट कुछ देर में समझना है। अभी सिर्फ याद रखना है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए हजामत में यूज किया जाता है ताकि यहाँ पे बड़ा सा प्रतिबिंब बन सके और जो हजामती लोग होते हैं ना उनको देखने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके चीजों को। ठीक है जी, चलिए उसके बाद सोलर भट्ठी में है ना, सोलर भट्ठी में और सोलर कुकर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बताओ सोलर कुकर में सोलर भट्ठी में, ठीक है, दोनों जनरली एक ही कंसेप्ट पे कार्य करता है। तो सोलर कुकर ही सोलर भट्टी समझते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है बताओ। ठीक है, सोलर कुकर हो या सोलर भट्टी हो, एक ही चीजें दोनों पर काम करता है, ऐसा क्यों होता है बताओ। आप मान लो सोलर कुकर के को ही समझते हैं। सोलर कुकर का उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो आखिर कैसे उसमें खाना पक जाता है, देखो एक जनरल सा कुकर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा यहाँ पे यूज किया जाता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की खासियत होती है कि जितने भी सनलाइट आएंगे ना उस कुकर पे पड़ेंगे ना, उसमें लगा होता है अवतल दर्पण, वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, मीट आउट करेंगे। अब मान लो सूर्य की प्रकाश जो है अभी तो समांतर आ रहा है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ज्यादा हीट नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन जैसे ही अगर अवतल दर्पण फिट कर दिया जाता है तो बहुत सारे किरण को एक ही पॉइंट पे मीट कराता है। बहुत सारे किरण क्या होता है, एक ही पॉइंट पे मीट कराता है। मान लो यहाँ से इधर से आया, इधर से आया, अवतल दर्पण लगा दिया, इधर से आया है ना, इधर से आया, इधर से आया, अवतल दर्पण क्या किया, इसी पॉइंट पे मेरे हाथ पे ही क्या कर दिया गया, कन्वर्ज कर दिया गया। अब यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत हाई हो गया, तो उस केस में क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने से क्या होता है, मेरा खाना आसानी से पक जाता है। आप दैनिक जीवन में उपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5 7 10 ऐसे जो है ना, वो क्या करना है, अवतल दर्पण ले लेना है, एक पेपर ले लेना है, पतला सा एक पेपर आप सभी को ले लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीका का पेपर आता है ना, ऐसा पेपर ले लेना है आपको। और 2 4 दर्पण को क्या करना है, एक ही पॉइंट पे देखो, इसको रिफ्लेक्ट करके इस एंगल पे रखिएगा ताकि सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद सभी दर्पण को एक ही पॉइंट पे मीट करवाइएगा, एक ही पॉइंट पे। कुछ देर में पेपर ऑटोमेटिक जलने लगेगा, आग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि इसके टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किरण एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। मान लो सूर्य का टेम्परेचर जो प्रकाश की किरण आ रहा है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है ना, वैसा ऐसा किरण अगर 5 किरण का मिला दे तो क्या हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे एक ही पॉइंट पे, उसे जलने लगेगा। आपने देखा भी होगा कहीं पे यूट्यूब पे इधर उधर ये सब चीजें, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद दंत विशेषज्ञ भी करते हैं। क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है यार, जब दांत को हम चेकअप कराने जाते हैं तो देखे होंगे इतना सा छोटा सा क्या होता है ना, इतना ही सा छोटा सा एक दांत मतलब गोलाकार टाइप का क्या होता है, एक दर्पण होता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि दांत के अंदर जो है हमको तो बड़ा देखना है ना, बराबर तो देखना है ना, ताकि बड़ा देख सके और बीमारियों का पता जो है और दांत में क्या पोजीशन है उस चीजों को अच्छे से देखने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है। याद रखिएगा दंत विशेषज्ञ इसीलिए जो इसका उपयोग करते हैं जी। ये सभी बातें बेसिक बातें यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपने इस पॉइंट सभी पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया ना मेरे दोस्त, आप 5 या 7 नंबर कन्फर्म कर लिए, क्योंकि यहाँ से 5 और 7 नंबर आपके एग्जाम में कन्फर्म ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 या 3 नंबर तो यहाँ से आएगा है ना, 1 नंबर तो ये आएगा, ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे आपको 1 नंबर ये आएगा और उसके बाद यहाँ से भी आपको 1 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन जनरली 4 नंबर 3 नंबर तो कन्फर्म ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आप लोग बताना क्या आप सभी को क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है सारी चीजें आप सभी को बिल्कुल ही क्लियर होगा अच्छी तरीके से, और आपको इतने ही बात अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी चीजें ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी हम लोग समझने वाले हैं बिल्कुल ही, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, देखते हैं अपना अगला। तो चलिए अब हम लोग किरण आरेख को समझते हैं, आखिर ये किरण आरेख क्या होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण में जनरली आप सभी को, जैसे अवतल दर्पण का ही बात कर लीजिए, यहाँ पे कुल हम लोग 6 केस पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में टोटल 6 केस होता है, जिसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होती है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे होती है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कितना छोटा बनता है, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। उनसे पहले जो है हम लोग को किरण आरेख समझना पड़ेगा। देखिए किरण आरेख होता क्या है, दर्पण में जो प्रकाश की किरण जाती है ना तो कहाँ पे मिलती है, किस जगह पे जाके मिलती है, जो वहां पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है ना, ये हम लोग जनरली किरण आरेख से ही समझते हैं और आप सभी को अच्छे से समझना भी है। चलिए पहला केस यहाँ पे होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। कहने का मतलब है किरण आरेख बनाने से पहले पहली कंडीशन आप सभी को याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होगा ना उनमें अगर
प्रकाश की किरण मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो वो नेसेसरी होगा कि पहले फोकस से होकर गुजरेगा, पहला कंडीशन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपके पास ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं पोल होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है, ये मैंने एक मुख्य अक्ष बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि एक वस्तु है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे एक वस्तु है। ठीक है, ये एक वस्तु है, ये वस्तु को क्या कर रहा है, यहाँ से प्रकाश की किरण मान लो आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। दर्पण पे परावर्तन हम लोग पहले यहाँ पे बना लेते हैं फोकस, ये होता है आपका फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र, ये सभी जानते हैं, बता चुके हैं। अब पहली कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए एक तो ये बात होगा, क्योंकि ये तीन कंडीशन किसी भी प्रतिबिंब का निरूपण करने के लिए ये कंडीशन लागू होना चाहिए, तभी जाके आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है नहीं बनता है। उसके बाद दूसरी बात देखिए, इसी का रिवर्स है। ठीक है, इसी का उल्टा, इसलिए मैंने पूरे नहीं लिखा है, लेकिन आपके नोट में टेंशन न लीजिए, सारी चीज लिखा देगा अच्छे तरीका से कि फोकस से गुजरने वाली, आपको दूसरा पॉइंट है कि फोकस से गुजरने वाली, इसी का उल्टा, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यही वस्तु है ना, अब यहाँ पे कोई वस्तु मान लो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु मान लो है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगा, यहाँ से अगर मान लो कभी भी फोकस से अगर हमको गुजारना पड़े, है ना, अगर जरूरत पड़े फोकस से गुजारने का, तो क्या होगा, तो देखिए सेम ऐसे ही जाएगा, ये फोकस से गुजर के दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे जो होगा इस प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये दूसरा होता है। ठीक है, कंडीशन। उसके बाद तीसरा क्या होता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रकाश की किरण गुजरेगी ना, तो पुनः वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाती है, ये बात याद रखना है। मान लो ये वस्तु है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे ऐसे गुजरने के बाद, है ना, ऐसे गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, और यहाँ पे परावर्तन के बाद फिर यहाँ से आया, ऐसे आया, और ये ऐसे ही गुजर जाएगा, मतलब इसी पॉइंट से आपको ऐसे गुजर जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे जनरली देखिए, अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण कट रही है ना, और जहां पे प्रकाश की किरण कटती है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। ठीक है, इसीलिए किरण आरेख को समझना जरूरी है। ठीक है, जितना भी केस हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो केस या कम से कम दो केस आपको लागू होना है। पहला, या तो ये केस लागू हो जाए, ये केस लागू हो जाए, ये केस लागू हो जाए, या तो ये केस लागू हो जाए। तो जहां पे प्रतिबिंब कटेगा वहीं पे आपका वस्तु, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। तो ये सभी बातें आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए अब जो है हम लोग समझने वाले हैं बारी बारी से अवतल दर्पण के विभिन्न केस के बारे में कि कहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनने का पहला प्रकार। ठीक है, कुल 6 प्रकार आपको पढ़ना है कि प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, उसकी साइज क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है जी, तो पहली प्रकृति देखिए यहाँ पे क्या होता है, केस नंबर फर्स्ट आप सभी को समझना अच्छे तरीका से। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने जो है वो ये अवतल दर्पण लिया, ठीक है, और वस्तु को कहाँ पे रखा, मैंने अनंत दूरी पे रखा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनंत दूरी पे मैंने ए और बी नामक कोई वस्तु को रखा। अब बताओ अनंत पे कोई वस्तु को रखा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब अनंत पे बनाना, तो मान लेते हैं कि हम जो है यहाँ पे अगर ये वस्तु है तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही होगी, है ना, आ रही होगी कहीं से ना कहीं से। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये दर्पण इस वस्तु से टकराने के बाद ऐसे एक किरण जो है ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है, समांतर देखो आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया, और यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से। तो बताओ आप सभी को ये बताया था अभी जस्ट कि किरण आरेख जब बढ़ा रहे थे तो जब अनंत से आ रही है तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजर गया। ठीक है, अब इस केस में भी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, क्योंकि अनंत पे है वस्तु तो समांतर ही आएगी जनरली, क्योंकि अनंत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के रिस्पेक्ट में उस वस्तु को बहुत दूरी पर रख देना, उसे ही हम अनंत कहते हैं। ठीक है जनरली, यानी मत समझिएगा कि अनंत का मतलब होता है चांद या हमारा ब्रह्मांड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब एक हाथी के रिस्पेक्ट में एक चींटी जो है ना वो अनंत कहलाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग को देखना है कि देखो ये अनंत है ना, तो यहाँ से भी किरण आएगी, ऐसे ऐसे आया, ये भी क्या हो रहा है, समांतर आ रहा है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या हो जाएगा, ये भी फोकस से गुजर जाएगा। अब बताओ, और आप सभी को बताया था और बोले थे याद रखने के लिए, जहां पे किरणें आपस में कटने लगी वहीं पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ कहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, और यहाँ पे कट रहा है, जिसका मतलब ये जो है फोकस पर ही प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे। यहाँ पे ए डैश बी डैश नामक जो है दिख नहीं रहा होगा, पॉइंट सा बनाएगा, कितना बनाएगा,
जब अनंत पे रखा है तो देखो फोकस पे कट रहे हैं तो बहुत ही अत्यंत छोटा बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है जी, याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही बात याद रखना है। और साथ में याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन का आप लोग नियम पढ़े होंगे, वो तीनों प्रकार के दर्पण यानी सभी प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा है, यहाँ पे भी लागू होगा, सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे प्रकाश की किरण आया, यहाँ से टकराने के बाद फोकस से गुजर गया, तो मान लिया कि बीच में एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए डॉट डॉट करके नॉर्मल डाल दिया जो सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, गुजरे ना गुजरे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बताओ ये जो है ये कोण I होगा तो ये कोण R होगा, यानी ये अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बचेगा तो परावर्तन के नियम से यहाँ R कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। कहने का मतलब है कि परावर्तन का नियम जो है सभी प्रकार के दर्पण के लिए लागू होगा ही होगा। यह मतलब समझना कि यहाँ पे लागू नहीं होगा, यहाँ पे हम 30 डिग्री का कोण बना देंगे, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा, ठीक है जी। ये सभी बातें याद रखना है। उसके बाद याद रखना है, देखिए तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा जी, जब वस्तु की स्थिति अनंत पे होती है। याद रखना है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आपको पूछेगा, ऐसा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीका से। देखिए यहाँ पे जब अनंत पे बनता है तो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। और कैसा बनता है यानी उसका साइज क्या होता है, याद रखिएगा बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। पॉइंट सा बनता है, पॉइंट सा बनता है, पॉइंट सा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, पॉइंट सा। उसके बाद प्रकृति क्या होती है तो हम जानते हैं, और याद रखिएगा अवतल दर्पण में जनरली 5 केस ऐसे होंगे जहां पे अब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा, एक ही ऐसा केस होगा जहां पे नहीं बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। उल्टा का मतलब जैसे ये ए बी है ना, मान लो कि अगर ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पता ना चले इसको मिटा देते, एरो को मिटा देते हैं। यहाँ पे मान लो कि ऐसा है, ठीक है, ये ए है और ये बी वस्तु था, यही है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा जी, उल्टा बनेगा, और वो ऐसे, ठीक है, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं उल्टा। तो क्लियर हो ये सभी बातें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला केस हो, इसी प्रकार से आपको कुल मिला के 5 केस पढ़ने हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाने के कारण, ठीक है, तो 22-25 मिनट का वीडियो आसपास बन जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को छोटा ही रखें और अगली क्लास में बाकी के 5 टाइप आप सभी को अच्छे से बता दें, ताकि आप सभी को समझने में किसी भी प्रकार का जो दिक्कत ना हो और साथ में बोरिंग भी फील ना हो, ठीक है जी। चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अच्छे तरीका से इन सभी बातों को याद रखना है और इन सभी बातों को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, और साथ में जहां तक हो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, इस क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है, इस PDF नोट को शेयर करिएगा जी। चलिए जय हिंद।